चलिए मैथ आज शुरू करते हैं। 5 प्रैक्टिस सेट पूरा मैराथन क्लास की तरह चलेगा। 5 प्रैक्टिस सेट लगातार, ठीक है। प्रथम है, सुनिएगा ध्यान से और अच्छे से कर लेना है ताकि एग्जाम में थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो, कहीं भी परेशानी आपको हुआ हो तो अब नहीं होगा। और जो भी परेशानी आपको लगा हो, कुछ भी माइंड में आपको क्वेश्चन है तो बोलिएगा, समझाया जाएगा। प्रथम प्रश्न है कि कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, तो उसने क्या लिखा है? 305। देखिए वो 305 नहीं लिखा है, वो अपने अनुसार लिखा है 30 और 5 35, ये समझ के लिख दिया है वो, ठीक है। तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? अगर आप टीचर होते तो आप इसको कैसे समझाते? तो कोई भी मैथ हो, सारे मैथ में अगर मूर्त रूप से समझाइएगा तो उसको गिनती अगर लिखने के लिए कोई कहते हैं वह गलती कभी नहीं करेगा। उत्तर होगा उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझा करके बताएंगे, है ना। वो बच्चा समझ लिया 30 और 5 35 ऐसे लिखा तो 305 हो गया, ठीक है। अगर इस प्रश्न में अगर रहता स्थानीय मान की जानकारी नहीं है बच्चों को तो वो सही जाता, बात समझे। तो प्रश्न कभी कभी पूछता है कि इस बच्चों में क्या चीज की कमी है, तो स्थानीय मान उस बच्चे को नहीं आ रहा है, ये प्रश्न इस पे भी बनेगा। अगला प्रश्न, कोई दिक्कत है क्या? अगला है मजेदार प्रश्न है और सीखिए, और ऐसा सीखिए कि जीवन भर कभी भी कोई आपसे सवाल उठा दे तो आप गलती नहीं करिएगा। 5 प्रैक्टिस सेट करा देना, पेडागोजी केवल 15 25 75 प्रश्न हुआ, ये मामूली नहीं होगा। 75 प्रश्न आपके लिए जीवन बदल सकता है, ठीक है। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण बोले तो मानचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान है? अब भाई मानचित्र में कौन कौन से आते हैं? 4 ऑप्शन चूज करना है, कौन कौन से हैं? देखिए इसमें हो जाएगा मानचित्र का अर्थांकन करना, ये तो अच्छी बात है, अर्थांकन करना। बिना पैमाने वाले आलेख, ये भी ठीक है। और संकेत का प्रयोग किया जाता है मानचित्र में, जैसे कि ट्रेन के लाइन को एक लाइन खींच करके और उधर से ऐसे कर दिया जाता है तो कहते हैं कि ये ट्रेन का लाइन है, ठीक है, तो उसको संकेत हो गया। पैमाने के अनुसार खींचना, याद रखिएगा जीवन में कभी भी मानचित्र वाले प्रश्न में पैमाना वाला गलत होता है आंसर, और ये आंसर देगा हमेशा। तो मानचित्र में पैमाना को कभी भी शामिल नहीं किया गया है, मतलब बिना पैमाना को शामिल किया गया है और पैमाना को हटा दिया गया है, और इसका आंसर कभी नहीं चेंज होता है, ठीक है। उत्तर आपका हो जाएगा बी। तो आज से आप लोग याद कर लिए, एक चीज नया सीखने के लिए मिला कि मानचित्र में क्या पैमाना चलता है? नहीं चलता है, ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ बी पड़ गया। नेक्स्ट सीखिएगा, देखिए अगर मैथ पेडागोजी सीख गए तो पूरा रिपीट का रहता है पूरा प्रश्न, एक भी इधर उधर से नहीं छटकेगा, 15 का 15 करके आइएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? मैंने आपको बताया कि गणित पाठ्यक्रम 1 to 5 में कोण की पढ़ाई नहीं होती है, अनुपात की पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें एनसीएफ 2005 में क्या शामिल नहीं है? तो पूर्णांक को भी शामिल नहीं किया गया है, इस बात को आप याद रखें, ठीक है। तो कोण अनुपात पूर्णांक यदि आता है तो आपका 1 to 5 में शामिल नहीं है, पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, याद रखिएगा। बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे इससे। अगला प्रश्न, पूरे एक्टिव होकर के आप सभी मेरे साथ दीजिए ताकि आप लोगों का क्लास कम समय में हो पाए, ठीक है। प्रश्न कहता है कि मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में किन अवधारणाओं को समझने के लिए किया जाता है? प्रश्न काफी मजेदार है, कभी चेंज नहीं होगा। मानक का प्रयोग के लिए बताइए कौन सा अवधारणा पहले जरूरी है, क्रम में दिया गया है। तो मानक के लिए सबसे पहले तो संख्या बोध, ठीक है, बच्चों के लिए है तब संख्या बोध, उसके बाद हम भिन्न की बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रतिरूपण की बात करेंगे। तो मानक की अवधारणा के लिए आपका उत्तर ए पर जाएगा, ठीक है। हाँ, तो उत्तर आपका होगा संख्या बोध, भिन्न और प्रतिरूप, याद रखिएगा ये आपका उत्तर ए पर चला गया। चलिए अगला प्रश्न है
और यह प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सा सही है, केवल सही चुनना है। तो समस्या समाधान में लड़की लड़कियों से अधिक योग है, ये तो भेदभाव कर दिया लड़का लड़की में, तो ये गलत हो गया। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है और शहर वालों को गणित अच्छा लगता है, ये गलत बात हो गया। ठीक है, अध्यापक के विचार का प्रभाव गणित सीखने वाले को के प्रदर्शन पर होता है। बात सही है कि अध्यापक का जो विचार है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो सीखने वाले पर निर्भर करता है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, सबसे मजेदार। नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रह और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना उत्तम है। आंकड़ा के लिए बताए कौन सा बेटर होगा। मैंने आपको ट्रिक बताया कि कभी भी आंकड़ा दे दे क्वेश्चन में तो आंसर में आपका सर्वेक्षण जरूर आएगा, है कि नहीं सर्वेक्षण, तो हम मारेंगे विद्यार्थियों के सर्वेक्षण का संचालन करवाना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, ये सब कीवर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज के जैसा है, तो वह ज्यामितीय विवेचन में वे नीले के अनुसार कौन सा स्तर पर है। तो इसका आंसर आपका होगा 0 स्तर। समोसे का आकार एक त्रिभुज के जैसा है, मतलब कि बच्चा वो देखा है, स्तर 0 होगा। ऐसे काफी विवाद वाला ये प्रश्न है, क्योंकि इसमें ज्यामिति नाम की जानकारी जो होता है जानना शुरू कर देता है, तो स्तर 1 में जानना शुरू करता है। आंसर होना चाहिए 1, लेकिन सीटेट ने इसको नहीं माना है, 1 0 ही माना है। तो आप भी आगे चल के एग्जाम में समोसे वाला प्रश्न कहेगा कि देख करके बताता है कि त्रिभुज के जैसा है, तो इसमें देखने वाली बात इसमें नहीं लिखा था, इसीलिए स्तर 1 होना चाहिए, लेकिन सीटेट ने 0 माना है, तो आप भी 0 मान के ही चलिए आप। ठीक है, वो एक बार मान लेता है वही उत्तर होता है, इसीलिए आप भी चेंज नहीं करिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। कौन सा लक्षण, तो विद्यार्थी द्वारा त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने अच्छा किया। देखिए, त्रुटियां ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आप जीवन में किसी के साथ में ठेस खा रहे हैं तो एक सीख मिलता है, और दोबारा उस व्यक्ति के साथ में आपको ठेस नहीं लग सकता है, एक बार ही लगेगा। या कोई भी क्वेश्चन में यदि सीटेट एग्जाम में आप जाते हैं, गलती से कोई क्वेश्चन गलती हो गया है ना, और दोबारा वो क्वेश्चन आ गया जीवन में, कभी क्या गलती करिएगा। एक बार ही मनुष्य गलती करता है, दोबारा नहीं गलती करता है। उत्तर आपका हो जाएगा सबसे मजेदार सी। तो गलती जो है एक सीखने का एक स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, तो भाई गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित करना, या सीमित नेगेटिव है, और नेगेटिव पूछ रहा था, उत्तर आपका बी पर जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों को त्रिविमीयादिक स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा उपयुक्त नहीं है, ये नेगेटिव पूछा फिर से, तो आपका होगा कि भारत के मानचित्र के विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना। तो मानचित्र में आप कभी भी माप करके नहीं बता सकते हैं कि उसकी दूरी कितनी है। मानचित्र में बता सकते हैं, सब एक राज्य दूसरे राज्य से सटा हुआ है, अब बताइए कि हाँ 1 उंगली के बराबर दूरी है इसका, लेकिन जाने के लिए कहा जाए तो क्या हाल होगा, समझ सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 56 नंबर प्रश्न है कि समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। समतल आकृतियों के लिए कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन कहा फर्स्ट, विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए और सूत्र की खोज करे। तो बच्चा जब खोज कर रहा है तो ठीक है, लेकिन हमको नेगेटिव खोजना है। क्षेत्रफल मापने के लिए सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। याद रखिएगा, गणित की पढ़ाई में पहले अनुमान को पढ़ाइए, लेकिन इसमें क्या बोला कि अनुमान के पहले क्या थी पढ़ाइए, तो सूत्र पढ़ा दीजिए, ये गलत बात। पहले बच्चा को अनुमान की पढ़ाई पढ़ाइए कि कितना हुआ। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा, नेगेटिव बात बोला है इसलिए आपका उत्तर बी पर। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से मुक्त सिरा वाला प्रश्न, मैंने आपको बोला कि मुक्त सिरा वाला वैसे प्रश्न उसको कहते हैं खुले अंत वाले प्रश्न, जिसका आंसर बहुत सारा आए।
है ना, जिसका बनाने का तरीका अलग अलग प्रकार को हो। ठीक है, तो यहाँ मुक्त सीधे वाला डायरेक्ट मैं आंसर करता हूँ कि आयत का क्षेत्रफल जिसका 480 क्षेत्रफल है, तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, तो 48 हम इसको मान लेते हैं। तो 8 छक 48, है ना, 12 चौका 48, 16 तिया 48, है ना, बहुत सारा हो सकता है ना भाई। तो यह आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी पड़ जाएगा। मतलब जिसका आंसर 2 से 3 4 आ जाए वह मुक्त सीधे वाला प्रश्न हो जाएगा। हाँ, आइए प्रश्न को करते हैं। आप लोग एक्टिव रहिए, कोशिश करिए कि जवाब दीजिए। ठीक है, तो हमको भी मन लगेगा और आपको भी मन लगेगा। गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रम संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ये हो गया था क्या, नेगेटिव खोजना है, खोल दीजिए ना। क्या होगा, 4। भिन्न का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। ये बात गलत है। भिन्न का गठन जो है दशमलव की अवधारणा पर नहीं हुआ है। भिन्न का जो गठन हुआ है, कोई चित्र बना करके उसको मोड़ दिया जाता है ना, उसी से भिन्न बनना शुरू हुआ। और बच्चा को कटआउट दिखा करके, कागज मोड़ करके भिन्न पढ़ाया जाता है। आता है कि नहीं आंसर में। चलिए, तो ये बात गलत हो गया। और बाकी सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गुणन का गठन योग की अवधारणा पर, बात सही है। अगर किसी को गुना नहीं आ रहा है, 2 के पारा नहीं आ रहा है ना, तो जोड़ दीजिए ना भाई, दूध 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 जोड़ते चल जाइए, हो जाएगा। सही है। भाग का गठन व्यकलन की अवधारणा पर है। भाग का जो होता है ना, घटाव पर चलता है। जब आप लोग वो पढ़िएगा, क्या कहते हैं, घातांक पढ़िएगा, तो जो पावर रहता है ऊपर और जो पावर नीचे रहता है भाग में, तो घट जाता है। ठीक है, इसीलिए ये भी सही है। पूर्णांक का गठन प्रकृत संख्या पर है। ले भाई, पूर्णांक का गठन प्रकृत संख्या। अब कोई मन में सवाल है तो कहिए जरा। बी नहीं आया। बी कहता है कि व्यकलन की अवधारणा पर आधारित है भाग, है ना। तो जब आप घातांक पढ़िएगा, है ना, घातांक करनी, उसमें जो ऊपर रहता है, बटा के ऊपर रहता है, जो नीचे रहता है, तो पावर में से घटता है, इसीलिए इसमें बोल रहा है। ये ठीक ठाक है, इसीलिए आपका उत्तर 4 पड़ जाएगा। घातांक करनी पढ़े होइएगा तब समझ में आएगा। 8वां में पढ़ना है। नेक्स्ट है, आइए, कहता है 59 नंबर, प्राथमिक स्तर पर भिन्न को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। बताइए कौन सा क्रियाकलाप वांछनीय है। मैंने अच्छा प्रश्न बता रहा है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बताइए। तो फर्स्ट तो बोल गया हस्तक्षेप नहीं, नेगेटिव हो गया। बी है कि केवल आधे की पढ़ाई कराएंगे, गलत बात है। भिन्न की अवधारणा विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ये मजेदार चीज है। और डी में भाई पृथक संख्या है, ये बात गलत हो गया, पृथक नेगेटिव वर्ड है। तो इस प्रकार से आप करिए। ठीक है, सबसे मजेदार मैथ पेडागोजी जो कभी बदलता नहीं है, अपना अस्तित्व एकदम कायम रखता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की आकलन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन वांछनीय नहीं है, बताए। तो आपका देखिए, नेगेटिव प्रश्न पूछता है, तो फर्स्ट अवधारणाओं को समझने के आकलन पर महत्व दिया जाना, ये अच्छी बात है। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना, यहाँ ही भी बैठा है, परीक्षा भी है, अनुकरण भी है, तो भाई पूरा जहर इसी में है, मारिए इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट पर आ जाइए, क्योंकि हमको 5 प्रैक्टिस सेट कराना है, 15-15 पेडागोजी स्पेशल, 15-5 75। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर आइए। चलिए, तैयार है ना सेट 2 के लिए। कहता है 46 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो भाई आप लोग को पता है, ज्यामिति तो वैन हीले साहब का है, तो उसका भी उसमें आ जाएगा, कुछ अंश आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपका कौन कौन सा उत्तर होगा। ए है कि दृश्यकरण ज्यामिति में आता है कि नहीं, वैन हीले का है कि नहीं दृश्यकरण, फर्स्ट है। और पक्षांतरण नेगेटिव होता है। ठीक है, रूपांतरण होता है। रूपांतरण माने, मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC, तो इसको क्या कहेंगे, रूपांतरण। ठीक है, तो रूपांतरण और दृश्यकरण ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो आप लोग इसको लिख भी सकते थे, रूपांतरण और दृश्यकरण ज्यामिति की जो प्रक्रियाएं हैं वह महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है, बताएं। बी और सी,
एक कूट है क्या? गणितीय खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम इस बच्चों को आकलन नहीं कर सकते। भाई आप एक टीचर है तो बच्चा खेल रहा है तो आपको आकलन सबको लेकर के करना है ना, खेल का भी ना। गणितीय खेल गणित में आनंदमय अधिगम के अनुभव को प्रदान करता है, बहुत मजा आता है। ठीक है। और सी है कि गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं। इसका गलत हो गया, गणित का खेल आम दिनचर्या वाला नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर केवल इसमें बी ही सही जा रहा है। और बी किसमें दिया ये बताइए? केवल बी आंसर जा रहा है। ठीक है, गणित का खेल आम दिनचर्या वाला नहीं होता है, वो स्पेशल खेले आता है। अगला कि राष्ट्रीय पाठचर्या और रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? ले गया नेगेटिव पर, न्यूनतम की बात किया नेगेटिव, तो सबसे क्या होगा? 4 नंबर। बीज गणितीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना, ये न्यूनतम है। आप बीज गणित के कर दीजिएगा तो रैखिक गणित कहाँ जाएगा, है ना। अलग अलग प्रकार का गणित होता है, तो ये नेगेटिव पूछ रहा था तो नेगेटिव उत्तर करेंगे। वास्तविक जीवन वाला ठीक है, रुचि वाला ठीक है, और दिक स्थान समझ में वृद्धि करना ठीक है, लेकिन नेगेटिव मेरा 4 नंबर था। कोई दिक्कत? अगला कि निम्नलिखित में कौन सा वैन हीले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता की लक्षण नहीं है? भाई आप लोगों ने सीखा था अनुभव पर होता है, विकास पर होता है, अनुक्रम पर होता है, आयु पर आधारित नहीं है। आयु की बात आपको पियाजे साहब की है। ठीक है, आयु की बात बोले तो परिपक्वता की बात आपको पियाजे साहब की है। तो यहाँ 49 का उत्तर डी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अवधारणा डिन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है? हाँ, प्रायिकता, बहुत बेटर भाई, ऐसे ही बोला करो सब कोई भाई। प्रायिकता आपको 10th क्लास से शुरू होता है, 9th 10th से 1 to 5 में बोल रहा है तो नेगेटिव। और भाई डिन्स ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं इसको भी देख लो भाई। स्थानीय मान, संख्या का योग, है ना, गुणन आता है, व्यकलन आता है, गणन संख्या आता है, ये सब आता है, स्थानीय मान भी आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से बच्चों में पूर्ण संख्या बोले तो प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है? तो भाई पूर्ण संख्या के बारे में आपको क्या क्या चाहिए? तो आपका उत्तर कौन क्या होगा? हाँ, एकाएकी संगति और पदानुक्रमिक समावेश, ये दोनों को शामिल कर लीजिए। लेकिन संख्या की बात में, पूर्ण संख्या की बात में, माप की बात में प्रयोग नहीं किया गया है। उत्तर आपका जाएगा ए और बी, सी नंबर ऑप्शन है। चलिए सी पर करते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे ही करते चलिए, अच्छा लगेगा सभी को है? अगला प्रश्न है कि गणित में कक्षा आधारित आकलन को क्या कहिएगा? इसमें भी कूट है, तो आपका उत्तर जाएगा सभी विद्यार्थियों को अद्वितीय अनुभव एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और सामान्य करना चाहिए। आपका उत्तर ए सही जा रहा है। गणितीय निर्देश से भिन्न एकाग्रचित पृथक तरीके से प्रस्तुत करना, तो पृथक में नेगेटिव वर्ड है, इसको हटा लीजिए। और सी ऑप्शन है कि विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करिए। तो आपका उत्तर ए और सी पर चला गया, ऑप्शन नंबर डी पर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं होना चाहिए, प्रतिबिंबित मैंने दिखा देना। ठीक है, 52 का 4 पर जाएगा आंसर। 53 नंबर पाइए। 53 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से गणित की प्रकृति के बारे में सही है? तो गणित के प्रकृति के बारे में इसमें आपका होगा, गणित को विज्ञान के पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। देखिएगा, जब आप लोग आईएससी किए होइएगा तो आईएससी जो भी फिजिक्स जो होता है ना, वो मैथमेटिक्स पर आधारित होता है। इसीलिए कहा गया है फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स पर पहिया पर चलने वाला एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि गणित को विज्ञान के पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। बात समझे? आपका उत्तर यहाँ ए पर जाएगा। कोड दिया क्या? ओहो, बी भी देख लीजिए कि गणित अमूर्त विचार को संभावित संबंध में अन्वेषण। बात सही है, गणित एक अमूर्त है, क्योंकि कोई भी मैथ रहता है उसमें आंसर नहीं ना दिखाई देता है, आंसर बनाने के बाद आता है, तो उसको कहेंगे अमूर्त। समझा करे मेरी बात को। तो आपका उत्तर ए और बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
54 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है। बताए उत्तर क्या होगा, सबसे अधिक सहायक कैसे होगा? हाँ, गणित संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उसको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए, इसीलिए ना उपचार किया जाता है, ताकि प्रदर्शन को क्या किया जाए, सुधारा जा सके। अब देखिए, फर्स्ट में प्रतियोगी परीक्षा नेगेटिव है, बी में आपका क्या नेगेटिव है, पुनरावृत्ति है, और सी में है समस्या समाधान के लिए, शिक्षण के लिए। ये जरूरी नहीं है कि केवल समस्या समाधान के लिए ही उपचार किया जाए। तो सबसे मजेदार आपका डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों के दिक स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है? इसमें न्यूनतम कौन सा होगा? ए नंबर। प्राथमिक स्कूल में तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं भाई? तार्किक तो भाई लेना है ना मैथ में, आया है नहीं, तो नेगेटिव प्रश्न, नेगेटिव उत्तर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए जोर से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है? क्या? बहुत बेटर। सत्र के अंत में जो परीक्षा होता है उसको रचनात्मक नहीं कहते हैं, उसको योगात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक आकलन कहते हैं, याद रखिएगा, बात समझे? तो ये सब कभी चेंज होने वाला है? बताइए आप, नहीं चेंज होगा। आगे अगला प्रश्न की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि 360 को 55 के बराबर है। अब देखिए बच्चा जोड़ कैसे रहा है, 5 के 5 लिख दिया और 6 5 11 लिख दिया और 3 का 3 उतार दिया, मतलब बच्चा को हासिल का जोड़ नहीं आ रहा है। और जिस बच्चा को हासिल का जोड़ नहीं आए उस आंसर में पूर्ण समूहीकरण होता है ना। दुनिया पलटेगा लेकिन इसका आंसर नहीं पलटेगा, तो होगा यहाँ आपका उत्तर पूर्ण समूहीकरण, जिसको हासिल का जोड़ नहीं आए। 58 नंबर प्रश्न है कि गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में कौन से सही है? बताए कौन सा सही होगा? देखिए फर्स्ट बोला कि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि उसमें गणित को करने की क्षमता का अभाव है। जरूरी नहीं है, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो आज कर रहा है, अगले वाले दिन नहीं करेगा, बात समझे? तो यहाँ आपका ये गलत हो गया। त्रुटियां कर रहा है इसका मतलब नहीं कि उसके पास औकात नहीं है, आएगा एक दिन लाइन पर। त्रुटियां गणित के भ्रांति के बारे में अंतर्दृष्टि देता है, बात सही है। त्रुटियां अंतर्दृष्टि देता है कि हम कहाँ गलती किए, कैसे गलती हुआ, इसको कहते हैं अंतर्दृष्टि। और यहाँ बोलता है कि शिक्षक को छात्र को ऐसे पर्याप्त चुनौती कार्य देने चाहिए जिसमें उसमें त्रुटियों होने की संभावना हो। अच्छी बात है। तो आप कौन कौन से उत्तर सही करेंगे? बी और सी करेंगे भाई, चुनौती वाला अच्छा होता है। अगला है कि जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है? न्यूनतम बोले तो नेगेटिव प्रश्न पूछा। हाँ, एकमात्र यहाँ नेगेटिव वर्ड है, हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, आप लोग रुचि ऐसा ही लीजिए, हमको भी रुचि रहेगा पढ़ाने में, है ना। हाँ, यहाँ 60 नंबर कहता है कि प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप की योजना बनाई। मैंने आपको भिन्न के बारे में समझाया था कि भिन्न में क्या क्या आते हैं। चलो भाई देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के भिन्न को श्याम पट पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं को व्याख्या करना। क्या सही है? सजाना है क्या? ओहो, क्रम में दिया है क्या? और नीचे दिया है कि क्रम में बताइए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कूट कर भी करे तो देख लीजिए कि क्या करना है। तो सबसे पहले भिन्न करने के लिए आप कागज को मोड़िए, कटआउट दिखाइए, ठीक है, मैंने बोला था कि नहीं। तो पहले बी होगा, उसके बाद में सी होगा। चित्र का उपयोग करके 1/2 3/4 दिखाइए कि 1/2 है। एक रोटी ले लीजिए, उसको दो भागों में मोड़ दीजिए तो 1/2 हो गया, तो चित्र के माध्यम से हो गया। और लास्ट में उसको श्याम पट पर लिख दीजिए, हो गया भाई कल्याण। तो उत्तर आपका हो गया बी, सी और ए। उत्तर नंबर ए पड़ गया। नेक्स्ट पढ़ाइए। देखिए लड़का की तरह भांग के रखे हैं आप लोग बुक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है? तो भाई चलिए
यहाँ प्रश्न कहता है ये सेट नंबर 3 है, 15-15 का करना है, 5 प्रैक्टिस सेट, 15-5-75 क्वेश्चन मैथ का, गर्दा उड़ जाएगा, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए, रचनात्मकता को प्रदर्शित कौन करेगा? डायरेक्ट मैं उत्तर पर आता हूं। तो शिक्षक कक्षा में नकली नोट, डंडियों के बंडल, गिन तारा लेकर और स्थानीय मान सिखाने के लिए समूह गतिविधि में लगाए रखता है। ये मजेदार है, गतिविधि बच्चों से करवाना है। गिन तारा, डंडल, नकली नोट भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है स्कूलों में। उसका नाम है FLN, टीचिंग लर्निंग, FLN होता है ना, मटेरियल। हाँ, ऐसे देख लीजिएगा आप लोग। तो ये आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आता है, FLN के अंतर्गत आता है। तो उसमें गिन तारा आता है, नकली नोट आता है, डंडिया आता है, और इसके माध्यम से बच्चों को आप गतिविधि करा रहे हैं। इससे बहुत अच्छा बच्चा सीखेगा। इसी कक्षा को कहते हैं रचनात्मक कक्षा। ठीक है, FLN का प्रयोग करके। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है TLM बोलते हैं उसको। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM बोलते हैं उसको। FLN का दूसरा होता है फंडामेंटल न्यूमरेसी करके होता है ना, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बोलते हैं उसको, है ना। FLN का फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, चलिए इसको छोड़ के चलते हैं हम। TLM की बात मैंने किया था, TLM का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बताइएगा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। FLN का पूछेगा तो क्या होगा? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता है? नेगेटिव पड़ेगा 4 नंबर। हाँ, क्यों हुआ? तो मैंने आपको एक बार सिखाया था कि 1 to 5 में डायरेक्ट आप कभी भी बोर्ड पर 1/2 और 1/3 या 1/4 कुछ भी भिन्न का जो डायरेक्ट लिख नहीं पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है? तो कागज को मोड़ के पढ़ाना है, कटआउट दिखा के पढ़ाना है भिन्न को, लेकिन इस प्रकार से लिख करके नहीं पढ़ाना है। इसको आप डायरेक्ट छांट सकते थे, बोले थे ना भाई। अगला प्रश्न है, बहुत मजेदार सेशन चल रहा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को करिए। कहता है एक शिक्षक के लिए कक्षा में विभिन्न परिचय देने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है? तो भाई भिन्न का परिचय देने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि फर्स्ट बोला कि पानी भरे एक गिलास में 1/3 गिलास पानी पी लेना। आप कभी भी 1/3 गिलास में पानी नहीं पी सकते हैं। आपको कैसे पता चल जाएगा कि हम 1/3 पी लिए? उसमें चिन्ह थोड़ा लगाया हुआ है गिलास में, तो ये आपका गलत हो गया। और मैंने बोला 1/2 का अर्थ क्या इस प्रकार का दे देता तो गलत होता है। तो आपका हो गया कि आपके एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे? तो सेब लीजिएगा और 4 टुकड़ा में काटिएगा। तो इसी को कहता है काट करके पढ़ाइए भिन्न को, मोड़ करके पढ़ाइए या कटआउट दिखा के पढ़ाइए, यही ना करना है। चलो भाई, तो ये आपका उत्तर सी पड़ जाएगा। बहुत बेटर। सेब एक मूर्त पदार्थ है। ठीक है, चलिए प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या होगा? चलिए, प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना। बात सही है, एक समय अवधि में अंकित करना ही क्या है? महत्वपूर्ण उद्देश्य है आकलन का। कि मान लीजिए आपका जो सेशन चल रहा है, अभी जुलाई सेशन चल रहा है आप लोग का सीटेट का, तो एक समय अवधि में आपका रिजल्ट निकाल दिया जाता है 1 महीना के अंतर्गत। ठीक है, उसका एक सेशन चलता है सीटेट का। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला में क्या लिखा है? नेगेटिव। तो निरंतर परीक्षा नेगेटिव है, तो इसको आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आगे आपका सी वाले ऑप्शन में क्या है? अधिगमकर्ता प्रदर्शन को सुधारने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा सृजन करना। मैंने आपको शुरुआत से ही बोला कि प्रतिस्पर्धा माने कंपटीशन की भावना, है ना, ये कभी भी सही नहीं होता है। और डी वाले ऑप्शन में क्या किया? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करना, कि तुम्हारा इतना नंबर है तो तुम फर्स्ट डिवीजन में ना हो, सेकेंड डिवीजन। तो श्रेणीबद्ध आपका नेगेटिव हो जाता है रिजल्ट में, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव करके आप अच्छे कर सकते थे। नेक्स्ट है कि श्रीमान हरि अपने कक्षा में विभिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र जैसे प्रिंटेड दुपट्टा, है ना। देखिए हम आपको बता देते हैं, ये प्रश्न कभी भी नहीं बदलता है। मैं आपको बता दूं इसका ट्रिक क्या है कि आप अपने क्लास में प्रिंट वाला दुपट्टा ले आए हैं या प्रिंट वाला कागज लाए हैं या कोई भी ऐसा चीज लाए जो रंगीन हो। ठीक है, इसको कहते हैं आकृति और पैटर्न। क्या कहते हैं? आकृति और पैटर्न। तो प्रिंटेड
दुपट्टा की बात जैसे ही किया वैसे ही आपका आंसर आकृति और पैटर्न पर जाएगा, और ये कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। उत्तर आपका जाएगा बी पर। तो कभी भी याद रखिए, प्रिंटेड दुपट्टा हो, प्रिंटेड कागज हो, कोई भी चीज रंगीन हो, ठीक है, उससे आप क्या करिएगा, तो आकृति और पैटर्न की पढ़ाई कराइएगा। रंगोली भी होता है ना, उसमें भी रंग अलग अलग भरा जाता है, तो उसको कहेंगे क्या, आकृति और पैटर्न। चलो भाई, बहुत बेटर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाए कि छात्रों में अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है। कैसे आप पता लगा दीजिए कि बच्चा अज्ञात राशि का अनुमान लगा ले रहा है। आप 3 नंबर देखें, पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगाना। एक पार्टी आयोजित करिए और किसी से पूछिए कि इस पार्टी में कितना खर्चा हुआ होगा, तो बहुत मजेदार तरीका से देख करके बताएगा कि लगभग इतना खर्चा होगा, ठीक है। और ये आपको दैनिक जीवन वाला हो गया, पार्टी आयोजित करके। आप कोई चीज खरीदते हैं, आपका दोस्त कहता है पार्टी करो, पार्टी आप कर देते हैं, बोलता है दोस्त क्या रे इतने तक पार्टी कर ले, 2000 के तक कर ले, ठीक है। अनुमान लगा लेता है आपका दोस्त, सब अनुमान लगा करके और खर्चा करवाता है। बात समझे कि नहीं? उत्तर आपका सी पड़ जाएगा। तथा अगला कहता है कि गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? 2 नंबर नेगेटिव है, क्योंकि लिखा हुआ है कि गणित में अवधारणाएं रेखीय रूप में व्यवस्थित है, यहाँ रेखीय वर्ड नेगेटिव है ना, ये बात गलत। तो नेगेटिव प्रश्न, नेगेटिव उत्तर। अगला प्रश्न है, और एक आपका कूट दिया है, क्या कूट है, कहता है कि श्री आयु विभाजन माने होता है भाग, क्या सिद्धांत कक्षा में आराम कर उन्हें 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है। अब 3 को दिया हुआ ABC, ठीक है, उसमें आपको चूज करना है क्रम से, उचित क्रम से। नीचे लिखा हुआ है क्रम से बताइए आप कि कौन पहले, तब कौन पहले, कौन पहले। पहले ए होगा, ठीक है, ए होगा कि श्याम पट पर सरल विभाजन संबंधित कथन लिखकर उसको वास्तविक जीवन से उदाहरण देना, ये तो वास्तविक जीवन वाला। बी है कि विभाजन की संभागी संरचना को विभिन्न चित्रों का उपयोग से समझाना, ये भी ठीक है। और लास्ट में कि कई कंडकों या कंचों को समान संख्या में समूह में व्यवस्थित करना। लेकिन इसका उत्तर जो है वह गलत दिया हुआ है इसमें। तो आप पहले क्या करेंगे बताएं? पहले कंकरों पत्थरों को लीजिए, मूर्त चीज है। अब मूर्त चीज के बाद में आपका बी होगा और तब ए होगा, ठीक है। तो उत्तर आपका जाएगा CBA। अगर है आंसर में तो उसको करिए, बुक में आंसर आपका गलत दे रहा है तो उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। अपना उत्तर करेंगे भाई, घबराए नहीं। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं को मानचित्र बोले तो मैपिंग और दिक् स्थान समझ की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में एक संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्या उपयोग करिएगा संदर्भ के रूप में? आपका तो फर्स्ट दे दिया कि छात्रों को नक्शा पर 2 शहरों की बीच दूरी मापने के लिए कहना। भाई ये गलत बात है, नक्शा पर कैसे माप लेगा कि 2 शहर की दूरी कितनी है? कहेगा कि 1 उंगली की दूरी है, ठीक है, तो गलत हो गया ना। अगला बोला कि छात्रों को 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर और 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो हल करने के लिए कहना। तो इस प्रकार का प्रश्न बच्चा नहीं कर पाएगा। 1 to 5 का बच्चा है, थोड़ा सा ऐसे ऑप्शन को मारिए, 4 वाला करे। तो भाई चलो हम 4 पर करते हैं कि छात्रों को अपने स्वयं के घर के कागज बनाने के लिए कहना, जिसे विभिन्न कक्षों का सापेक्षित आकार बन सके। भाई बहुत बेटर है, दैनिक जीवन वाला है, कागज का आकार अपने घर से लगा, दैनिक जीवन ना होगा भाई, उसका वास्तविक जीवन हो रहा है। तो इस प्रकार के ऑप्शन कभी नहीं छोड़ेंगे जो आपको जीवन से जुड़ा हुआ हो। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका एक ज्यामितीय सिद्धांत विकास से संबंधित है, जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है। वैन हीले साहब, ज्यामिति की बात किया वैन हीले साहब, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य है? क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाई? उद्देश्य है दैनिक जीवन वाला। हाँ बस यही दैनिक जीवन पर हम जाएंगे। दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाएंगे, मजेदार बनाएंगे, रोमांचक बनाएंगे, ठीक है, बहुत मजेदार।
अगला प्रश्न कहता है योग का प्रश्न है, देखिए 87 + 16 जोड़ने के लिए कह दिए, बचवा का किया 7 6 13 लिख दिया और 8 1 9 लिख दिया। माने बच्चा को क्या नहीं आ रहा है, हासिल का जोड़ नहीं आ रहा है, और जिस बच्चा को हासिल का जोड़ नहीं आए वहां पूर्ण समूहीकरण होगा, 200% आंसर सही जाएगा। 4 नंबर लिखा है क्या पूर्ण समूहीकरण? हाँ चलो भाई हम कर लेते हैं 4 पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रिपीट हुआ कि नहीं? अभी अभी रिपीट हुआ। मैंने बोला कि भाई मैथ पेडागोजी कर लीजिए 4-5 सेट का, उसके बाद देखिए सारा रिपीट मारेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है? कौन सा अभ्यास नहीं है भाई? तो ड्रिल अभ्यास ये नहीं है गणित के अंतर्गत, लेकिन गणित को हम अग्नात्मक निगनात्मक से पढ़ते हैं, समस्या समाधान है, विश्लेषण से संश्लेषण है, लेकिन भाई ड्रिल अभ्यास नहीं है, नेगेटिव है। अगला है निम्नलिखित में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? बहुत बेटर। रचनात्मक में सत्रांत परीक्षा, ये भी रिपीट किया कि नहीं किया? सत्रांत में परीक्षा को क्या कहते हैं? योगात्मक आकलन। क्या कहते हैं? हाँ योगात्मक आकलन कहते हैं सत्र के अंत में परीक्षा। और अगला है और अंतिम है अगला प्रश्न, तीसरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, फिर कहेंगे चौथा करेंगे पांचवा करेंगे, टोटल करना है आज, पूरा गर्दा उड़ा देना है। और आप लोग समझ के जाइएगा, लगेगा कि आज पढ़ाई हुआ है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? सिमुलेशन उसी का नाम है, सुनिएगा ध्यान से, इसी में छुपा हुआ है सिमुलेशन, माने समान जैसा, सेम है ना भाई, सिमुलेशन माने एक ही जैसा, माने आपके जैसा कोई एक और आदमी दिखाई दे दिया इस जीवन में कभी, तो आप कहेंगे जा हमारे जैसा है शकल वाला, इसको कहेंगे सिमुलेशन। तो आप ऐसे ही ऑप्शन मारिए सिमुलेशन सेम। तो एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना, एक ही को परिमाप के जैसा, माने आपका जैसा मुंह है वैसन के मुंह वाला आदमी ढूंढना, बात समझे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से, और ये प्रैक्टिस सेट चौथा है, उसके बाद पांचवा करके खत्म करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण नहीं है? मूर्त नहीं है, ठीक है। दृश्यकरण ज्यामिति का फर्स्ट है, दूसरा क्या है? विश्लेषण है, स्वयं सीधी लास्ट वाला है, एक और है क्या? संबंध स्तर है ना भाई। लेकिन मूर्त संचालन ज्यामिति वैन हीले साहब नहीं बोले मूर्त के बारे में, ठीक है। उत्तर आपका हो जाएगा मूर्त वाला पर। नेक्स्ट पाइए 47 है कि गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। क्या क्या सम्मिलित होगा व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत? तो आपका बोला कि क्या ये कूट है क्या? कूट है। तो छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देना, ठीक है। कक्षा में फेल पास वाला ऑप्शन नहीं करिएगा, समझे? तो आपका ए सही जा रहा है, आगे देख लीजिए क्या सही जा रहा है। तो अगला है कि सी है कि संपूर्ण विषय में छात्रों की प्रगति, ये ठीक है। गणित के अधिगम के लिए न्यूनतम स्तर को जानना, न्यूनतम नेगेटिव है, तो आपका उत्तर ए और सी पर चला गया। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिए, मजा आ रहा है क्लास में। चलिए कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है? क्या होगा? हाँ यहाँ देखिए केवल लगा दिया कि मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल है, खाली अपने आसपास के बनाइएगा, और आपके बगल वाला का नहीं बनाइएगा, वो दुश्मन नहीं ना है, आप भारत के नहीं बनाइएगा। तो ये नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा था। अगला है कि बंद सिरे वाला प्रश्न बताइए। मैंने बोला था कि बंद सिरे वाला का उत्तर एगो आंसर, अब मुक्त सिरे वाला का बहुत सारा आंसर, तो बताइए जिसका एगो आंसर आ जाए, इसका आंसर फिक्स हो। तो कह रहा है क्या? 178 से 184 के बीच पूर्ण संख्या को लिखिए। तो लिख देंगे 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये फिक्स वाला आंसर जो होता है बंद सिरे वाला होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा संख्या का प्रकार उपयोगिता, संख्या प्रकार और उपयोगिता नहीं है? क्या होगा? चलिए यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सौंदर्य। सौंदर्य माने होता है सुंदरता,
संदर्भ तो ठीक होता है, यहाँ सौंदर्य बोल रहा है, मैंने सुंदरता। ये भाई गणित में सुंदरता कहाँ से आ गया, इसमें स्मार्ट वाला बात कहाँ से आ गया? नेगेटिव प्रश्न, नेगेटिव। कहे गणित खूब सुंदर है ना, खूब सुंदर आंसर आया इसका, ऐसा बात नहीं। अगला प्रश्न, लंबाई मापन पढ़ाते समय अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई मापने के बजाय बिलांद बोले तो हाथ और पेपर क्लिप से मापने को कहती है। कह रहा है कि आप टीचरवा कि हाथ से मापो, पेपर क्लिप से मापो, तो इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है, क्या कर? 4 नंबर आप लोग बताइए हो, 4 नंबर। चलिए, वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के मानक इकाई को समझने आवश्यकताओं को समझे। जब पेपर क्लिप से मापेंगे तो कहेंगे हाँ 1 पेपर क्लिप, हाथ से मापेंगे तो 2 हाथ, है ना, तब न समझ में आएगा कि भाई मानक इकाई की कितनी आवश्यकता है हमारे जीवन में। बात समझे? हाँ नहीं, मानक इकाई की क्या आवश्यकता है मेरे जीवन में। जब कोई चीज को मापिएगा कोई कोई चीज से तो कहिएगा थी कि 2 स्केच के बराबर इसका लंबाई है, कहिएगा 1 हाथ लंबाई है। यहाँ 2 बोल रहा है, यहाँ 1 हाथ बोल रहा है, कोनो 2 बोल रहा है, कोनो कह रहा है 3 हाथ है, कोनो कह रहा है 4 हाथ है, मेरे हाथ से कोनो कह रहा है 1 हाथ है, कोनो कह रहा है 2 हाथ है। तब समझ में आएगा कि काश एगो ऐसा चीज होता इस पृथ्वी पर जो सब कोई समान मापता। हम अगर 1 हाथ माप रहे हैं तो सबको 1 हाथ मापता। तो उसी को कहते हैं मानक इकाई की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, इसका समझ विकसित हो पाएगा। ठीक है, आपका उत्तर 4 पर चला गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर माने समझते हैं, पटरी, या रूलर माने होता है शासक, रूलर निकालने के लिए कहा, क्योंकि वह लंबाई मापने में विशेष विषय पढ़ाई जा रही थी। ठीक है, छात्र के मन में भ्रम बैठ गया कि सर जी कह रहे हैं रूलर निकालिए। रूलर माने पटरी भी होता है और रूलर माने शासक भी होता है, तो हम क्या निकाले? टीचर मन में फंस गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जब बच्चा दुविधा में फंस जाए, समान शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, तो क्या होगा? इसका उत्तर बी पर जाएगा। जब भी पढ़ते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं तब अध्यापिका को बच्चों का ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए, है ना, बताना चाहिए टीचर को कि रूलर माने पटरी निकालो। ठीक है, चलिए 53 नंबर पर आ जाइए आप सभी। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? सुनिए ध्यान से। यदि मैं 2 दहाई में से 2 इकाई घटाती हूं तो उत्तर क्या होगा? एक छात्र फटाक से खड़ा हुआ और बोला सर जी 0। ठीक है, तो भाई बताइए उपयुक्त संदर्भ में क्या सही है? 4 ऑप्शन है, आप बताइए उसमें से क्या सही जा रहा है। छात्रों के स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी स्थानीय मान पढ़ाते समय मूर्त सामग्री माने, मूर्त माने क्या? जो आपके सामने में है, ठीक है, उसको दिखा करके बताएंगे। 1 है तो इकाई बोलेंगे, 2 है तो दहाई बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़ाइएगा। ठीक है, आपका उत्तर बी पड़ गया। नेक्स्ट पढ़ाइए। नेक्स्ट कहता है कि भिन्न के योगात्मक अवधारणा पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयत की पट्टी को मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। मैंने बोला था ना कि कभी भी भिन्न को पढ़ाइए तो मोड़ करके पढ़ाइए। ठीक है, तो ऊपर दिया गया क्रियाकलाप क्या है बताइए हो। उत्तर यहाँ पे जाएगा कि पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप, माने मैथ पढ़ाने से पहले का एक क्रियाकलाप है। लिखा हुआ है पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप, माने कोई भी मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले मोड़ करके कोई चीज पढ़ाइए। आपका उत्तर यहाँ 3 पर चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो भाई, हाँ। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? ये होगा अवधारणाओं के संदर्भ के साथ में परिचय देना। तो आपका उत्तर 55 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अवधारणा के संदर्भ में, संदर्भ वाला मैटर होता है ना, तो आपका उत्तर ये पड़ गया। और बी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ केवल। सी क्यों नहीं हुआ? रंगीन आकर्षित नेगेटिव। डी क्यों नहीं हुआ? मानक कलन विधि नेगेटिव। तो भड़ भड़ के नेगेटिव बैठा हुआ है ना।
अगला, राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कन एक निश्चित तरीका अवस्थित है। यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। बताए 2 नंबर। अन्वेषण पर जाएंगे। अन्वेषण, उपागम, हस्तकौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणा का वास्तविक जीवन वाला ऑप्शन खूब मारते हैं, खूब मारिए, आंसर खूब सही जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्यों नहीं हुआ? विशेष वर्ड के वजह से नहीं हुआ। सी क्यों नहीं सही हुआ? दोबारा लिखना। डी क्यों नहीं हुआ? बल देने की बात बोला है। तो ऐसे ऐसे नेगेटिव बेचारे इसमें बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? आप एक टीचर को क्या परामर्श दीजिएगा? फर्स्ट क्यों नहीं हुआ? अधिक से अधिक पुस्तकें। बी क्यों नहीं हुआ? अभिभावक को परामर्श देना कि बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाए, भाई पैसा कमाएला। तो बात गलत हो गया। बच्चों को उनके अवधारणा और कार्य विधि ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने की सहायता करना, ये मजेदार है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बेटर। अगला है कि कथन कहता है कि शिक्षक छात्र को संबंधों की खोज करने और अपने आप के प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध का कार्य करता है के साथ अत्यधिक अनुकूल है। बताए आगमन विधि। बहुत बेटर, बहुत मजेदार, बहुत बेटर। अगला प्रश्न है कि एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आसपास में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के लड़कियों के आंकड़े एकत्र करने के लिए कहता है। और मैंने बोला था कि आंकड़े की बात करेगा तो 2 आंसर आता है। एक तो सर्वेक्षण आता है। सर्वेक्षण है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है तो एक आता है प्रबंधन आता है। या तो सर्वेक्षण आएगा आंकड़ा का आंसर, नहीं तो प्रबंधन आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। तो आपका आंसर हम क्या मार दे? 2 मार देते हैं। चलो भाई, और चौथा प्रैक्टिस सेट खत्म होते हुए 5वां शुरू करेंगे। 75 प्रश्न की ओर हम लोग जा रहे हैं, है ना? चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोलियो द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? ध्यान थोड़ा सा मेरा उधर चल गया है, इसलिए रुक रुक के पढ़ पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का आता है, ध्यान यहाँ रखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा चरण पोलियो द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरण में नहीं है? देखिए समस्या को समझना। देखिए पोलियो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पोलियो नहीं होगा। सबसे पहली बात समझे, पोलिया है। पोलिया के बारे में बताए थे, उनका नाम है जॉर्ज पोलिया। क्या नाम है? जॉर्ज पोलिया के बारे में कौन सा नहीं है? तो पोलिया साहब बोले थे कि समस्या को समझेंगे, योजना बनाएंगे, योजना का संचालन करेंगे। लेकिन पोलिया साहब ये नहीं बोले हैं कि पुनः योजना बनाओ, ये बात नहीं बोले हैं जॉर्ज पोलिया साहब। यहाँ लिखा है पोलियो, पोलिया, ये पोलिया लिख दिया है ना, इसको पोलियो मार दिया है क्वेश्चन में। इसको हटाइए, सी आंसर होगा। अब अगला प्रैक्टिस सेट पर हम आ गए हैं। आप सभी काफी देर तक अपने आंख को दबा के रखिए, पानी उनी पी लीजिए थोड़ा सा, ताकि नींद नहीं आए। चलिए 46 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा डिंस ब्लॉक, इनका नाम है डिंस, डिंस नहीं है, डिंस ब्लॉक, पोलियो लिखा है यहाँ डिंस लिख दिया। डिंस ब्लॉक के सिद्धांत का नियम नहीं है। तो मैंने पोलिया और डिंस ब्लॉक दोनों के बारे में लिखवाया था। तो रचनात्मक नियम है, गतिक नियम है, गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम है, लेकिन उत्कर्मणीयता या परिवर्ती का नियम डिंस ब्लॉक साहब नहीं दिए हैं। ठीक है, ये आपको मेरा पुराना वाला नोट्स देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा डिंस ब्लॉक। अगला है कि पियाजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंध का संश्लेषण है, तो वे है 3 नंबर होगा। गलत बात। देखो भाई क्या बोला, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंध का संश्लेषण है। जब 2 का संश्लेषण कर रहा है तो क्रम और पदानुक्रम समावेशन को करेंगे, क्रम से,
तब ना संबंध बना पाइएगा आप, है ना। तो आपका सबसे मजेदार उत्तर ए पर जाएगा, कोई दिक्कत। अगला मजेदार प्रश्न है कि बहुधा छात्र दशमलव संख्या की तुलना करने में त्रुटि करते हैं, तो उदाहरण के लिए 0.50 और 0.5 से बड़ा बताता है। देखिए दोनों बराबर है ना, बराबर भाई। 0.50 है और 0.5 है, दशमलव के बाद में जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई दोनों को बच्चा क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक वो बड़ा है वो छोटा है, नहीं बता रहा है भाई, लेकिन दोनों बराबर है। तो त्रुटि जो कर रहा है बचवा, तो क्या कारण हो सकता है, किस कारण से त्रुटि किया है। तो पूर्ण संख्या तथ्यों को दशमलव संख्याओं में अति समानीकरण, ठीक है, ये होगा, उसको अति समानीकरण करके बताएंगे कि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। बाकी आपका नेगेटिव पॉजिटिव भी कर सकते थे, तुलना, कमी, लापरवाही, त्रुटि, वाह वाह क्या बात है, ऐसे ऐसे आ गया तो आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा। अगला है कि वर्ष 2021 के शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई देशों का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे। तो निपुण भारत के तहत ऐसा चल रहा है कि बच्चों को कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के बच्चा को संख्यात्मक कौशल, है ना, लिटरेसी या न्यूमरेसी का ज्ञान करा सके। अगला है आधारभूत संख्यात्मक कौशल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है। समकक्षी मूल्यांकन माने आपका दोस्तवा जो मूल्यांकन करता है, आपका दोस्तवा चेक करता है कि आपका कैगो सही गया, उसी को कहते हैं। तो भाई उसके लिए कौन सा सही जा रहा है बताइए, 1 नंबर, बहुत बेटर। इनमें सम्मिलित करता है कि एक बच्चा अन्य बच्चों को कार्य का आकलन करता है, उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। समकक्षी माने आपका दोस्तवा, एक बच्चा दूसरे का। और एक काफी बड़ा प्रश्न है और सही में बड़ा है भाई, कहता है कि त्रिभुज के कोण के गुण धर्म के, अरे देख लेता हूं मैं, कोई बात नहीं। छोटे छोटे कट आउट दिखाते हैं, है ना, पहले कट आउट दिखा दिया और बाद में क्या कहता है, निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो पहले कट आउट दिखाया, बाद में निष्कर्ष पर पहुंचा, मैंने पहले उदाहरण तब क्या नियम पर गया। तो क्या होगा, आगमन विधि, बहुत बेटर, ऐसे भी कर सकते थे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और अगला प्रश्न काफी खतरनाक होते हुए, काफी खतरनाक है प्रश्न, और यह प्रश्न कहता है कि 673 में से 257 घटाया, इसी प्रकार से बहुत सारा दिया है। तो अपनाई गई जो रणनीति है, कौन सा कथन अत्यधिक उपयुक्त है। एक होगा, यह दर्शाता है कि नेहा अपनी स्वयं की कलन विधि को विकसित करने में योग व्याकरण की अपनी संकल्पनात्मक समझ का उपयोग करने में सक्षम है। इतना ना काम किया है नेहा कि आप लोग डायरेक्ट उत्तर भी कर सकते थे, है ना। अगला पॉजिटिव मानना था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है। रचनात्मकता का यही होता है, श्याम पट पर से नकल कराइएगा। बी में क्या, ऊंचे स्वर में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियां में व्यस्त करें। अर्थपूर्ण तो बहुत मजेदार होता है, अब हम इसी को कर देंगे, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों के समस्या समाधान के की प्रतिभा को विकसित करता है। समस्या समाधान के प्रतिभा को विकसित करने का काम एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूह में, देखिए मैंने आपको, हाँ, कहता है क्या, एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं और अंकों को गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं। बच्चा अन्वेषण कर रहा है ना यहाँ। अब फर्स्ट क्या कर दिया, भाज्य संख्या स्पेशल जा रहा है किसी एक चीज पर, तो आपका उत्तर सबसे मजेदार बी पर जाएगा। अगला है कि गणित में अच्छे अंक, कहता है क्या कि गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए निम्नलिखित में कौन सा आविष्ट लक्षण है। अच्छा प्रश्न के लिए कौन सा लक्षण है भाई, लक्षण है कि प्रश्न के तत्व कार्य विधि स्मरण या प्रकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। गलत कैसे हो गया, ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्मरण माने याद करने या प्रकृति से अधिक अपेक्षित होने चाहिए, माने दैनिक जीवन वाला होना चाहिए। प्रकृति माने क्या, दैनिक जीवन। इतना फंसाले है जिससे कि आप फंस गए हैं। आप 3 नंबर पर जाए हैं, प्रश्नों को सभी संदर्भ स्थितियों में रहित होना चाहिए। रहित माने नहीं, रहित माने नहीं,
सहित रहता तो साथ में ये सही होता, सहित रहता तो आपका ये नेगेटिव जा रहा है। अब नेगेटिव पॉजिटिव के तौर पर भी कर सकते थे। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों उसकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो भाई दिखावट के आधार पर करता है तो वेन हिलो के कौन सा स्तर? 0 स्तर। दिखावट के आधार पर दृश्यकरण कहते हैं, दिखावट तो दृश्यकरण स्तर 0। कोई बात नहीं, दिखावट रहे तो दृश्यकरण, 10 से दिखावट 10 से दृश्यकरण, याद रखें। और अगला प्रश्न फिर से टकरा रहा है यहाँ। एगो बचवा को कहना है कि जोड़िए, कैसे जोड़ा? देखिए 5 8 3 11 का 11 लिख दिया। हासिल का जोड़ इसको नहीं आ रहा है। तो जब भाई हासिल का जोड़ नहीं आए तो आंसर में पूर्ण समूहीकरण होगा, और जब पूर्ण समूहीकरण नहीं होगा तो स्थानीय मान होगा, समझे? अगर नहीं होगा तो क्या मानेंगे? डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करेंगे, माने सुधारने का काम करेंगे। उत्तर यहाँ सी पड़ गया। नेक्स्ट है, कहता है कि प्राइमरी गणित की अध्यापिका विद्यार्थियों के रूलर पैमाने निकालने के लिए कहती है। फिर टकराया है ना, क्योंकि वह लंबाई का मापन प्रकरण पढ़ाने वाले विद्यार्थी यह शब्द सुनकर उलझन में पड़ जाता है बच्चा कि वह किस प्रकार की राजा रानी निकाल सकता है। रूलर माने होता है शासक, राजा रानी। तो गणित के अध्यापक को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थितियां का सामना करना पड़ता है। तो शब्दावली की अस्पष्टता इसलिए हुई क्योंकि रूलर का उदाहरण है। रूलर किसका उदाहरण है भाई? समानार्थी शब्द है, एक ही जैसा शब्द है। समान शब्द या समानार्थी शब्द रहे तो मारिएगा, समझे? हाँ, रूलर माने शासक, रूलर माने पटरी या स्केल। अगला, कौन सी दो संख्या को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा? इस प्रकार का प्रश्न कौन सा होगा? तो फिक्स कर दिया कि भागफल 4 लाओ। ना फिक्स नहीं किया तो नहीं, फिक्स नहीं किया। भागफल 4 दुनिया में बहुत सारा प्रश्न का आंसर आ सकता है, बहुत सारा भाग का आंसर भागफल 4 आ सकता है। तो इसको कहेंगे मुक्त सिरे वाला प्रश्न। मुक्त सिरे को कहते हैं अपसारी, ठीक है। चलो भाई, और आज का ये अंतिमवा प्रश्न 75वां प्रश्न, 57 मिनट चल रहा है, 1 घंटा में 75 प्रश्न। कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के में एक दृष्टिकोण है कि सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त से दर्शाता है? तो सभी के लिए गणित कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। तो फर्स्ट बोला कि गणित शिक्षण अधिगम लैंगिक जेंडर पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। ये कह रहा है कि गणित अधिगम लिंग जाति कौशल आधार पर भेदभाव से मुक्त ही होगा। भेदभाव नहीं, इसमें सबको लेकर के चला है। तो हम ऑप्शन नंबर 2 करेंगे। और आज का क्लास यही समाप्त करते हुए